नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायली हमले के बाद ईरान ने कहा है कि हमला उसका इरादा कमजोर नहीं कर पाए और उन्होंने तय कर लिया है कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज जारी रखेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमालबंदी ने कहा कि इजरायल हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के हौसले को तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनके ये हमले हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर पाए, उल्टा इससे हमारे साथी और मजबूत हो गए हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि वो परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेद 4 के तहत अपने वैध अधिकारों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन नहीं है, लेकिन ज्यादातर नुकसान सतही है। नतांज और फोर्दो दोनों न्यूक्लियर प्लांट जमीन के अंदर बने हुए हैं। बाहर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अंदर थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा अब तक पता चला है नुकसान सिर्फ सतह तक ही सीमित है। ईरान के वरिष्ठ नेता गालिब बाफ ने इजरायली हमले के बाद कहा कि इजरायल ने आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरानी जनता का सबसे खतरनाक विरोधी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस जालिम हमले का बहुत सख्त और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब बदले का समय है और ये बदला किसी भी तरह से लिया जाएगा, हर साधन से लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जबरदस्त चोट दी जाएगी। कहानी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन इसका अंत हम करेंगे। इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो हमारे साथ समझौता करें। मैंने उन्हें साफ साफ और सख्त शब्दों में कहा कि बस कर लो, लेकिन चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की वो कर नहीं पाए। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार है और इजरायल के पास भी ऐसे ही हथियार हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। ईरान के कुछ कट्टरपंथी नेता बहादुरी की बातें करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब वो सब मारे जा चुके हैं और हालात और भी बिगड़ेंगे। पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस खूनी खेल को रोका जा सकता है। अगर ईरान ने अब भी समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो ईरानी साम्राज्य भी नहीं जिसका कभी नाम हुआ करता था। अब और तबाही नहीं चाहिए, बस समझौता कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सबका भला करे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसका हम पर बहुत असर पड़ेगा। इसका असर हमारी फ्यूल की कीमतों, स्टॉक मार्केट और पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों पर पड़ेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका असर लोगों की भावनाओं पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा, जहां तक मुझे पता है ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल को कोई कारण नहीं दिया था। इजरायल ने इसे एक पूर्व आक्रमण बताकर एक देश पर युद्ध छेड़ दिया। इजरायल ने वही किया जो रूस ने यूक्रेन में किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इससे हालात और भी ज्यादा खराब होंगे, इसका हम पर असर पड़ेगा। इजरायल के ईरान पर किए गए हमले की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हमले की खबर आने के बाद बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रेंट क्रूड और नीमेक्स लाइट स्वीट में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों को चिंता है कि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष से ईरान से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। कच्चे तेल कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की कीमतों से लेकर कार में ईंधन भरने की लागत सहित हर चीज को प्रभावित करती है। अब व्यापारियों की इस बात पर नजर है कि आने वाले दिनों में ईरान जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं। भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इजरायल के ईरान पर अटैक, वैश्विक अस्थिरता और महंगाई के चलते दोनों प्रमुख सूचकांक लाल रंग के निशान पर बंद हुए। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 573 अंक की गिरावट लेकर 81,118 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी गिरावट के साथ 24,718 पर क्लोज हुआ। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी की इजरायली हमले में मौत के बाद कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख जनरल वाहिदी को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जनरल वाहिदी ने हमले के जवाब देने का आदेश जारी कर दिया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायल के हमले में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसमें ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, खत्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर घोलमाली रशीद और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी शामिल हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी ने इजरायल के हमले के बाद इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आज सुबह तड़के
इजराइल सरकार ने एक बार फिर अपने खून से सने हुए हाथों से हमारे देश के खिलाफ घिनौना अपराध किया। उन्होंने तेहरान में आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये दिखा दिया है कि उनका असली चेहरा कितना खतरनाक और निर्दयी है। उन्होंने कहा कि मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि इस अपराध के लिए इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। हमारी सेनाओं का ताकत पर हाथ इस हमले का जवाब देगा। शहीद हुए हमारे वैज्ञानिकों और कमांडरों की जगह उनके साथी तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इजराइल अपने की कीमत चुकाएगा। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमों से हमला किया है। इसके अलावा इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसने न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया है। इजराइल ने शुक्रवार सुबह कहा कि उसने ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। इजराइल के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल दर्जनों परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के परिवार से मुलाकात की। कल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में विजय रूपानी का निधन हो गया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें दशकों से जानता था, हमने साथ मिलकर काम किया। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगन से काम किया। पीएम मोदी ने लिखा, उन्हें जो भी भूमिका सौंपी गई उसे उन्होंने बखूबी निभाया। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं था। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद रमेश ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि पीएम ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ। बता दें, हादसे के बाद रमेश घटनास्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे के 27 घंटे बाद शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स खोज निकाला है। यह हॉस्टल की छत पर मिला। इसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने के पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। इसमें से एक यात्री की जान बच गई। उधर पूर्व सीएम रूपानी के शव की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजन के डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एयरपोर्ट के अफसरों के हवाले से बताया है कि यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी और इसी दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली थी। इसके बाद थाईलैंड में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 156 यात्री सवार थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग से मुलाकात की। विदेश सचिव ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए शामिल कदमों में तेजी से लाने पर सहमति जाहिर की। दोनों पक्षों ने वीजा सुविधा और मीडिया और थिंक टैंक के बीच आदान प्रदान के लिए व्यावहारिक कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।